सभी सम्मानित अतिथिगण, कार्यक्रम का संचालन कर रहे मास्टर साहब और दूर दराज से चल के इस खराब मौसम में आप लोग दूर दराज से चल के आए और जो सब्र के साथ आप बैठे हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की मौजूदगी इस बात की गवाह है कि आप कुछ सीखने के उद्देश्य से आए हैं, कुछ सुनने आए हैं। जिन्हें ऊटपटांग करना था या जिन्हें सिर्फ अव्यवस्था फैलानी होती है वो आए और चले गए। आज पूरी दुनिया विश्व आदिवासी दिवस मना रही है। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी ने एक नया शब्द आदिवासी मूल निवासी कहा। एक्चुअली जब ये मूल निवासी जो शब्द है ये बाम सेठ का गढ़ा हुआ शब्द, उससे पहले जब विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया तब ये शब्द प्रचलन में नहीं था और मूल निवासी शब्द इंडिया में गढ़ा गया है, ये यूएनओ का शब्द नहीं है। आदिवासी का मतलब क्या है? आदिवासी का मतलब होता है एक क्षेत्रफल में जो सबसे पुरानी प्रजाति निवास कर रही है वो आदिवासी। अगर महापुरुषों की आप बात करें, बाबा साहब ने एक किताब लिखी है शूद्र कौन और कैसे, उसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो यहाँ की ओरिजिनल ट्राइब्स हैं, वो कौन है, कैसे उनका विभाजन हुआ और कैसे वो इधर उधर बिखर गए। ये जो आदिवासी दिवस घोषित किया गया, इसके पीछे का मोटिव क्या है? इसके पीछे का मोटिव ये है कि जब पूरी दुनिया को लगा कि जो दुनिया की जो मूल जातियां हैं, जो उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शैक्षणिक पतन हो रहा है, तो इनका उत्थान कैसे हो, उसके लिए पूरी दुनिया में डिस्कशन शुरू हुआ और यह तय किया गया कि भाई इस डेट को हम विश्व आदिवासी दिवस घोषित करेंगे और लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे कि इनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो ये कोई त्योहार नहीं है कि हम इसको जलसे के तौर पे नाच गा के मना लिए। विश्व आदिवासी दिवस का मतलब ये कि आपके पास एक दिन ऐसा है जब आप अपने समाज का वास्तविक आकलन करें कि हम किस परिस्थिति में हैं, किस स्थिति में हैं। आज एक सप्ताह बाद इस देश को स्वतंत्र हुए 78 साल हो जाए। 78 साल कोई कम समय नहीं होता। पिछले साल मैं मणिपुर गया था। मणिपुर में आदिवासियों के साथ जो हुआ, कितने लोग जानते हैं मणिपुर का नरसंहार? कितने लोगों ने सुना? मैं वहां गया था, वहां लाशें ऐसे रोड में सड़ी पड़ी थी, आदिवासियों, महिलाओं, बिना कपड़ों की लाशें। और लोग डरते थे कि इस एरिया में अगर हम अपने परिजन की लाश लेने जाएंगे तो हमें भी मार दिया जाएगा। इस डर से वो लाशें सड़ रही थी। अभी 1 साल पहले आपने सीधी में एक आदिवासी के ऊपर किसी ब्राह्मण ने पेशाब कर दिया, आप लोगों ने सुना होगा। अभी 1 सप्ताह पहले इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है, इस प्रदेश में करीब 38 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहा है, 30 महिलाओं की हत्या हो रही है। वो महिलाएं कौन है? उन्हें देश का जो आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न आदिवासियों का आपके मध्य प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा बलात्कार
आदिवासी महिलाओं का आपके मध्य प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा औरतें गायब कर दी जा रही हैं, उनको बेच दिया जा रहा है, आपके मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो आज 78 वर्ष बाद आपकी ये स्थिति है। SC, ST, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटीज, उनकी स्थिति ये है कि 78 वर्षों बाद भी ना तो उन्हें सार्वजनिक जगहों में पानी भरने की इजाजत है। कोई आदमी पढ़ लिख गया, अच्छे सूट बूट पहनने लगे, वो उसकी हत्या का कारण बन जा रहा है। कोई एटदार मुछ रख ले, उसको मार दिया जा रहा है। कोई अपनी शादी में अपने पैसे से घोड़ी पे चढ़ जाए, उसका कत्ल किया जा रहा है। इस तथाकथित आजादी के 78 वर्षों बाद हमने क्या प्राप्त किया? ये स्थिति है आज हमारे समाज की। यहां 23% आदिवासी है। जिस प्रदेश में 23% आदिवासी हो, वहां उसका शोषण नहीं होना चाहिए, वहां का वो शासक होना चाहिए। लेकिन यहां भी होंगे कांग्रेस भाजपा की दलाली करने वाले आदिवासी, और पूरे प्रदेश में जो रोटी और बोटी के पीछे भागते हैं, समाज का क्या दुर्दशा हो रही है। और आप समाज के लोग हैं, जो कोई थोड़ा सा ज्ञान की बात करने आए तो आप दारू पी के चले आते हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए। तो आप जैसे समाज के दोगले लोगों की वजह से आज समाज की दुर्दशा है कि समाज में सबसे ज्यादा उत्पीड़न आपके मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब सवाल ये है, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जैसा समाज होता है वैसा वो अपना नेता चुन लेता है। तो जैसा आपका चरित्र है ऐसे आपके नेता, जैसा आपका चरित्र है ऐसे आपके नेता है। वो मैं किसी पार्टी और किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज के चरित्र की और समाज के नेताओं की बात कर रहा हूं। इस देश में और इस प्रदेश में आदिवासियों की इजाजत के बिना पत्ता न हिले। ऐसे देश में, ऐसे प्रदेश में आदिवासियों के सर पे ब्राह्मण मूत रहे, उनको मल मूत्र खिलाया जाता है और आपको शर्म नहीं आती। तो हमें नहीं पता आप किस मिट्टी के बने हैं। अब सवाल ये है, आप हिंदू का नारा लगाते हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं। हिंदू क्या होता है भाई? हिंदू है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है? ऊंच नीच की व्यवस्था। उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण जो है तो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो गया, क्षत्रिय जो है भुजा से पैदा हो गया, कन्या पेट से पैदा हो गया, और जो शूद्र है पैर से पैदा हो गया। तो इनको इसी क्रम में सम्मान देना है, अपमान देना है। ये विधान जो है ब्राह्मणों का जो धर्म विधान है मनुष्य में, तो उसमें कोडिफाइड किस जाति किस वर्ण के साथ क्या व्यवहार करने। तो आप इस ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है, जो सीढ़ीनुमा व्यवस्था है, उस संस्कृति को आप फॉलो कर रहे हैं, और ये संस्कृति आपके गुलामी का कारण है। तो एक तरफ आप गुलामी का जो कारण है उसको ढोए सर पे रख के, और दूसरी तरफ आप ये उम्मीद करें कि हम स्वतंत्र हो जाए, हमारी समस्याएं समाधान हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। आज बहुजन समाज की मूल निवासी, जिसको आप बोलते हैं आदिवासी बोल लीजिए, बहुजन समाज की इस देश में क्या स्थिति है और उसके जिम्मेदार आपकी जो सुसुप्त अवस्था है वो है, कोई और नहीं है। जब तक आप जगेंगे नहीं, आप उठ खड़े नहीं होंगे, जब तक आप संगठित नहीं होंगे, तो कोई भी भगवान पैदा हो जाए, आपकी जो ये गुलामी है उसको काट नहीं सकता। तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने समाज को बदलना पड़ेगा।
जो ये डर का माहौल है, जो गीदड़ों की तरह समाज के जो चेहरे नजर आते हैं, वो डर हौसले में बदलना पड़े। हम आज जाति का रोना रो रहे हैं, यहाँ कोई समाज नजर नहीं आता, यहाँ जातियां नजर आती। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी इतनी बड़ी क्रांति करके गए। उन्होंने पूरे देश की, आनंदपुर साहिब में पूरे देश की सभा बुलाई और वहां पे 70,000 लोगों के सामने आह्वान किया, मानस की जात सब एक पहचान लो। और उस दिन उन्होंने वहां लोगों को कहा कि आज के बाद आप जो जाति का सरनेम है उसको नहीं लगाएंगे। हर व्यक्ति को उन्होंने सिंह सरनेम दिया और हर महिला को उन्होंने कौर कहा और उसके साथ उन्होंने एक कृपान दी, तलवार, कि अगर आपकी बहन बेटी के ऊपर, आपके ऊपर, आपके समाज के ऊपर कोई टेढ़ी नजर से देखे तो ये समाज के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए आपकी एक कृपान है आपके हाथ। आज आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ते होंगे, यहाँ की घटनाएं पढ़िए और पंजाब की। पंजाब में कितने बलात्कार होते हैं, कितने लोगों ने पढ़ा कि पंजाब में बलात्कार हो गया। बाकी प्रदेशों में जो गौमूत्र क्षेत्र है, जहां गाय का मूत्र पीना ही सब बीमारियों का अंत है, यहाँ रोज दसियों बलात्कार मिल जाएंगे, हत्याएं मिल जाएंगी। पंजाब में क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने संस्कृति बदली, कल्चर चेंज किया, कल्चरल रिवोल्यूशन उन्होंने किया। वहां तो पहले उन्होंने भी 1699 में जाति को छोड़ दिया। उन्होंने कहा चिड़ी नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ा मुंह में शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहावा। तो ये जो खालसा है वो ऐसे 1.25 लाख गिदड़ों के बराबर एक अकेला काफी। गुरु गोविंद सिंह का जो खालसा है वो 1.25 लाख फौज के बराबर होता है। ये शिक्षा उन्होंने दी, जिनका हौसला टूटा हुआ था, जो ब्राह्मणवाद के आधार पर दबाए कुचले गए थे, उनको उन्होंने हौसला दिया, उनको उन्होंने खड़ा किया, उनको हथियार रखने का अधिकार दिया, उनको उन्होंने घुड़सवारी करने का अधिकार दिया। और हम आज भी यहाँ जाति का रोना रो रहे हैं। इसका कारण ये है कि वहां का डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ये जो ब्राह्मणवादी ढोल ढकोसले उसको त्याग के उन्होंने सच्चाई का मार्ग चुना। खालसा का मतलब होता है सच्चाई, तो उन्होंने सच्चाई का मार्ग चुना। और यहां आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आतंक डूबे हुए, तो कैसे उद्धार हो? तो इसलिए पहली बात तो यह है कि आज के दिन हमें ये चिंतन मनन करना चाहिए कि हमारे समाज की एक्चुअल स्थिति क्या है। ये कोई उत्सव नहीं है, ये जो हमारा डेवलपमेंट है, कितना हुआ, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब चीजों की समीक्षा का दिन है। और दूसरी चीज ये है कि आप जिसको मूल निवासी आदिवासी कहते हो, इस प्रदेश में 96% SC ST OBC माइनॉरिटी की आबादी, 23% अनुसूचित जनजाति है, 16-17% अनुसूचित जाति है। लोग कहते हैं कि करीब 65% OBC है। अब आप ये बताइए कि एक नेता बताइए, इतने बड़े प्रदेश में एक नेता बताइए जो आदिवासी अधिकारों के लिए खड़ा हो। एक नेता आदिवासी, 23% आबादी में एक नेता बताइए। 16% आबादी में जो जिसको दलित कहते हो, शेड्यूल कास्ट कहते हो, उसमें एक नेता बताओ। आप इस प्रदेश में एक नेता बताओ जो आपके अधिकारों के लिए मुखर हो, जो जब खड़ा हो जाए तो उसके पीछे समाज जुट जाए। एक नेता बताओ। तो आपकी जो आबादी है वो एक्चुअल में ये समाज नहीं है, ये भीड़ है जो गाड़ा की तरह पीछे पीछे किसी के लगे रहती है, अपना ये कभी तैयार करना नहीं जानती। जिस प्रदेश में अगर SC ST दो समुदाय एक हो जाए, ये 33% से ऊपर होते हैं। और 33% किसी भी स्टेट में अपना राज लाने के लिए 33% बहुमत पर्याप्त होता है। आज 50% की जरूरत नहीं है। इतने दल हैं कि
33% वोट भी जिसको आ गए उसकी सरकार होती। तो अगर आपको इस लंबी गुलामी का अंत करना है तो उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको दिया है वोट का अधिकार। अब बाबा साहब वोट का अधिकार देके बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहे, तो इसलिए उन्होंने उस अधिकार का उतना महत्व नहीं समझा पाए। उस काम को किया मान्यवर कांशीराम साहब। मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही काम किया, उन्होंने लोकतंत्र और वोट का मतलब सिखाया। और उतने में यहाँ पे जिनको कभी राजनीति में पूछा नहीं जाता था, उनकी पूछ आज शुरू हो गई। उनमें से सांसद विधायक बनने लगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे बहुजनों का गठबंधन बनाना चाहिए, मायावती चाह रहे 2 मिनट में गठबंधन बन जाए, लेकिन जब वो लेडी चाहे तब तो समाज की सबसे बड़ी नेता आज वो है। अगर वो नहीं चाहेगी तो आपके हमारे चाहने से क्या हो जाएगा? तो जो समाज का नेतृत्व तो कर रहा होता है, अगर वो फ्रंट में आके लीड करे तब बात बनती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज जो बहुजन पार्टियां हैं उनको एक साथ आने की जरूरत है, लेकिन वो कारगर पहल कौन कर सकता है? उस आदमी को आगे आके पहल करना चाहिए, तब जाके रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज मैं मध्य प्रदेश वालों से कहना चाहता हूं कि आप यूपी और महाराष्ट्र नेताओं के चक्कर में रहोगे, जिंदगी पीढ़ियां गुलामी करेंगे तुम्हारी। नंबर 1 के बेईमान है, नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में कोई मूवमेंट खड़ा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के जाटा है और चाहे महाराष्ट्र के महार हो। ये अपने प्रदेश के अलावा किसी प्रदेश में कभी मिशन मूवमेंट को खड़ा नहीं करना चाहते। मेरा बहुत करीब से अनुभव रहा। तो इसलिए अगर आपको गुलामी से मुक्त होना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, कोई ब्रह्मा विष्णु और भी कोई जो भी भगवान है महेश, वो आपको मुक्त नहीं कर सकते। आप अपने इस लोकतांत्रिक दुनिया में, इस लोकतांत्रिक युग में अगर आप अपने अंदर लायकी पैदा कर ले तो आप अपनी मुक्ति, अपने कौम की मुक्ति ला सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पिछले 15 दिनों से मैं क्षेत्र में हूं और मैं देख रहा हूं कि जो समाज का चरित्र है वो एक वार्ड मेंबर बनने लायक नहीं है, वो शासक क्या बनेगा। शाम को मैं कोशिश करता हूं कि कोई आदमी मिल जाए जिससे हम मिशन मूवमेंट की बात करें। वही जैसे अभी 2-4 इधर दिख रहे थे, यही हाल हर गांव हर समाज में। तो जब आप ऐसी संस्कृति में पलोगे तो आपको तो जूते खाने, वो कहीं वो ब्रह्मलेख की जरूरत नहीं है, वो हर कोई बता देगा, आम आदमी बता देगा कि जो आपका आचरण है वो जूते खाने वाला ही है। तो अपना आचरण, अपना कल्चर बदलोगे तो आपको एहसास होगा कि आज अमेरिका और हम में कितना अंतर है, आज इंग्लैंड और हम में कितना अंतर है, आज कनाडा और हम में। भारत के जो महानगर हैं वो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जैसे देशों से 500 साल पीछे चल रहे हैं। और महानगर छोड़ के आप यहां आ जाए गांव में, तो ये 1000 साल पीछे चल रहे हैं। शिक्षा में, आर्थिक उन्नति में, सामाजिक डेवलपमेंट में, हर दृष्टि से आप 1000 साल, दुनिया के जो टॉप मोस्ट सोसाइटीज हैं उससे आप 1000 साल पीछे चल रहे हैं। और जब 1000 साल में वो कहाँ होंगे, जब आप 1000 साल आज के उनके लेवल पे पहुंचोगे तब वो कहाँ होंगे। तो सोचिए कि हमें किस गति से अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को संगठित करने की जरूरत है। मिडिल एज में रविदास जी को आप लोग जानते होंगे। रविदास, कबीर, नानक जैसे लोगों ने संघर्ष किया इसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ। जब ब्राह्मण जो है तो दुनिया भर के अवतार पे अवतार गढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक ईश्वरवाद की बात करी। गुरु नानक ने कहा
एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजोनी सैभं, गुर प्रसाद। उन्होंने कहा परमात्मा, ईश्वर जो भी आप कहते हो वो एक है, और वो कहाँ है? वो वही सत्य है, वही करने वाला है, वो किसी से डरता नहीं, उसका किसी से बैर नहीं है, वो किसी को डराता नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं है, और वो कभी किसी योनि में पैदा नहीं होता। अजोनी सैभं, कभी किसी योनि में, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, जानवर किसी योनि में पैदा नहीं हुआ। और वो गुरुओं के जो सदगुरु है उनकी संगत से उसको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो जब यहाँ ढोंग पाखंड अवतार गढ़े जा रहे थे, तब नानक, रविदास, कबीर, नामदेव जैसे लोग थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी ढोंग पाखंडों से समाज को जगाने का काम किया। और उसी रास्ते पर चल के बाद में गुरु गोविंद सिंह जी, अंतिम गुरु, उन्होंने इस देश में जाति खत्म करने का सबसे बड़ा काम किया। उसके बाद आधुनिक युग में आप आएंगे तो ज्योतिबा फूले हुए, नारायण गुरु हुए, पेरियार हुए, छत्रपति साहू जी महाराज हुए, वहाँ बंगाल तरफ जो है तो नामसूत्र मूवमेंट चला हरिचंद गुरचंद ठाकुर के नेतृत्व में। बाद में फिर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए, उन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय लगाया समाज उद्धार। बाद में मान्यवर कांसीराम साहब आए। अब कौन है? अब वो जो शून्य पैदा हो गया कांसीराम साहब के बाद, उस शून्य को आप लोगों को ही पाटना पड़ेगा, उस शून्य को आप लोगों को ही भरना पड़ेगा। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये यहाँ की जो आरएसएस भाजपा है वो इस एजुकेशन व्यवस्था के माध्यम से एक नई सोसाइटी का निर्माण करना चाहती, एक नया समाज बनाना चाहती, एक ऐसा समाज जो कभी प्रश्न न कर सके। अगर उसको कहो कि इस मूत्र में इतने गुण है तो उसको वो बिना नानकूर के पी ले। अगर उसको कहो ये गोबर खाने से ये फायदे हैं तो वो ताजा ताजा गोबर जो है वो खा ले। तो इस तरीके का मूर्ख समाज पैदा करने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई। ये समाज के लिए अब आप लोग पढ़ाते हैं, आप लोग देखते होंगे कि सिलेबस क्या है, कैसा सिलेबस आ रहा है, कैसे लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, कैसे बच्चों को। जो आज कक्षा 1 में है, जो 5 साल का लड़का है, 10 साल बाद वो एक नागरिक हो जाएगा और फिर वो ऐसा गधा तैयार होगा कि फिर वो 4 पीढ़ियों तक जो है कोई अवेयरनेस नहीं रहेगी। इसीलिए ज्योतिबा फूले जब उन्होंने मूवमेंट शुरू करी तो उन्होंने पहचाना कि गुलामी का मूल कारण क्या है। उन्होंने कहा शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और सदियों की गुलामी झेलने के लिए मजबूर हो गए। तो शिक्षा और संस्कार, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, ये आदमी को अनुशासित करते हैं, आदमी को एक सभ्य सोसाइटी में लेके आते हैं। जब ये चीजें आपके पास नहीं होंगी तो आप में और जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। जानवर और आप में शिक्षा और संस्कार का ही अंतर है। इसके अलावा तो वो भी खाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, आप भी खाते हैं, आप भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी कहीं ठौर ठिकाना ढूंढ लेते हैं रुकने के लिए, आप भी ईंट पत्थर जोड़ के घर बना लेते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है। जो इंसान और जानवर में जो मुख्य अंतर है वो शिक्षा, संस्कार और संस्कृति का अंतर है। ये जो समाज है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से शिक्षित नहीं किया गया, इसको इसी संस्कृति में पलने बढ़ने दिया गया, तो जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं होगा। और उसका उदाहरण आज भी देख सकते हैं। जिनके पास शिक्षा नहीं है वो उनका बिहेवियर देख लीजिए।
क्या उनका चरित्र है, क्या उनका नेचर है, आप उनको देख के समझ सकते हैं। कुल मिला के मैंने ये तय किया है, रविदास जी ने 600 वर्ष पूर्व उन्होंने एक दर्शन दिया है, बेगमपुरा, एक ऐसा स्टेट, उन्होंने कहा बेगमपुरा से एक ऐसा राज्य जहां कोई जाति बंधन नहीं है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है, जहां कोई अशिक्षा नहीं है, जहां कोई धार्मिक कलंक नहीं है, जहां कोई टैक्स नहीं है, जहां जाति के नाम पे कहीं आने जाने की रुकावट नहीं है। एक ऐसा आदर्श उन्होंने, एक ऐसा दर्शन उन्होंने बेगमपुरा नाम से दिया। उस दर्शन की जरूरत किसे? उस दर्शन की जरूरत आज हमारे समाज को है, एक जाति मुक्त समाज की। वही काम बाबा साहब ने किया। बाबा साहब का मिशन क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने बाबा साहब का अगर पूरा मिशन आप देखेंगे तो उनका मिशन था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, जाति का उच्छेद। वो उन्होंने लिखा, किताब भी लिखी। वही काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, वही काम मान्यवर कांसीराम ने कहा, अगर आपको इस जातिवाद से मुक्त होना है तो आपको संगठित होकर शासक बनना पड़ेगा। तो समाधान कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, हमारे महापुरुषों ने सब कुछ बताया हुआ है। उसमें ईमानदारी के साथ अमल करने की जरूरत है। अगर हम ईमानदारी के साथ चलेंगे तो ये जो ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है उससे आप छुटकारा पाएंगे, और जो आपकी दीनहीन स्थिति बनी हुई है उस दीनहीन स्थिति को सुधार सकेंगे। इसके लिए हम आगे भी काम करेंगे और ऐसे ही हम मिलते जुलते रहेंगे, उठते बैठते रहेंगे। ये अभी हमने जो एक किताब है, ये भाई भजन सिंह ने इसको अंग्रेजी में लिखा था, कैप्टिवेटिंग द सिंपल हार्टेड, A struggle for human dignity in the Indian subcontinent। इसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया और मैंने इसको टाइटल दिया, फूल जो लहू में खिले, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव गरिमा के लिए एक संघर्ष। ये हमारे समाज का जो इतिहास है और स्पेशली जो पंजाब का जो इतिहास रहा है उसके ऊपर लिखी गई किताब है। आप सब लोग, हमारे कार्यकर्ता साथी किताबें दे देंगे, आप लोग इसको पढ़ें और समझें कि आज हमें किस संस्कृति की जरूरत है, हमारी मुक्ति किस मार्ग में है। क्या ये गोबर का ज्ञान देने वाले और मूत्र पिलाने वाली संस्कृति से आपका उद्धार हो जाएगा, या कि जो आपके दिमाग की जो गुलामी है उसको दूर करने की संस्कृति हो, जो आपके अंदर हौसला पैदा करे। लोग कहते, मैं तो कहता हूं, लोग कहते हैं यहाँ बड़ा ठाकुर और बड़ा ब्राह्मणों का आतंक है। अरे आप आतंक सह रहे हो इसलिए है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सबको कृपान दी है भाई, सिंह बनाया। उन्होंने कहा 1.25 लाख से एक लड़ावा तब है गोविंद सिंह नाम धरा। आप रखिए उस कृपान को अपने साथ। 50 लोग तलवार लेके आप चलना शुरू कर दोगे, ब्राह्मण ठाकुरों के औकात नहीं कि आपकी तरफ देख दे। लेकिन आपके हाथ में डंडी भी नहीं है और आप क्रांति करने जा रहे हो। हम जो है तो इनसे लोहा ले लेंगे। जब युद्ध में उतर रहे हो तो तैयारी के साथ उतरो ना। जो युद्ध में जरूरी चीजें हैं वो लेके जाओ, कि तुम बस नारा लगा लगा के युद्ध जीत लो, ऐसा नहीं होता। अगर वाकई आपको गुलामी का अंत करना है, ब्राह्मणवादी ताकतों को परास्त करना है, इस देश में अमन, चैन, भाईचारा स्थापित करना है, तो आपको हौसले वाला बनना पड़ेगा। आपको आंख से आंख मिला के जवाब देने का हौसला अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, तब आप इस लड़ाई को लड़ सकते। खैर, वो जमाना अलग था। उस जमाने में जो निर्णय होते थे वो तलवार से ही होते थे। ये जमाना अलग है। इस जमाने में आपकी ये जो उंगली है ये सबसे ताकतवर है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना सीख गए तो ये उंगली आपकी मुक्ति के लिए काफी है। तो इस लोकतांत्रिक युग में
आप लोकतंत्र की जो ताकत है उसको जाने, पहचाने और कोशिश करें कि यहाँ एक नई क्रांति पैदा हो, एक नई ऊर्जा का संचार हो। मैं आप लोगों के साथ हूं, जब भी आप लोग हमें बुलाएंगे हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसलिए इस औपचारिकता को मैं अभी पूरा करता हूं, इसके बाद कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।